नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गोपाल कृष्ण राजस्थान राज्य व्यवस्था में आज राजस्थान हाई कोर्ट पर बात करूंगा। राजस्थान हाई कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। तो यह एक संवैधानिक संस्था है जिसके बारे में विभिन्न संवैधानिक प्रावधान कहां किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के मध्य। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हाई कोर्ट जो है ये राज्य स्तर पर एक शीर्ष न्यायिक संस्था है। कहां उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। तो यह कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214 में ही कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन संसद ने 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत यह चेंज करके यह प्रावधान कर दिया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट नियुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए पंजाब एवं हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है। इसी तरह महाराष्ट्र एवं गोवा के लिए भी एक ही हाई कोर्ट है, और भी जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसमें भी 2-3 और राज्य इंक्लूड है। तो यह राज्य स्तर पर शीर्ष न्यायिक संस्था होती है। और अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन संसद ने 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह परिवर्तन कर दिया और क्या व्यवस्था की कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो हाई कोर्ट से संबंधित संविधान में कहां प्रावधान किए गए हैं? तो इसका प्रावधान है संविधान के भाग 6 में। संविधान में कितने भाग है? मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में संविधान के 25 भाग है और उसमें से 6वें भाग में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और जैसा कि मैंने बताया कुछ राज्यों में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था है। और हाल ही में 25वां ये हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश का बनाया गया है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य का। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट की संरचना के बारे में। राजस्थान में हाई कोर्ट की स्थापना हुई 29 अगस्त 1949 में। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली। तो स्थापना कब हुई? 1949 में। उस समय संरचना कैसी थी कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 11 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में यह सीमा राजस्थान हाई कोर्ट के लिए स्वीकृत न्यायाधीशों की सीमा कितनी है? 50 है। यह प्रावधान कब किया गया? 2015 में किया गया। और किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सीमा का निर्धारण कौन करता है? देश में राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर संविधान में छोड़ दिया गया है। कौन निर्धारण करता है? भारत का राष्ट्रपति। और ये राजस्थान में सीमा कितनी है न्यायाधीशों की? 50 है और 2015 में यह की गई है। 50 स्वीकृत सीमा में एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना। जैसा कि मैंने बताया स्थापना 29 अगस्त 1949 में की गई। कहां पर? जोधपुर में। इसके लिए BR पटेल समिति ने यह सिफारिश की थी कि मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित होनी चाहिए। उसके बाद में केंद्र ने एक और समिति का गठन किया, सत्यनारायण राव कमेटी। उसने भी 1957 में यह सिफारिश दी कि मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित होनी चाहिए और जो जयपुर में स्थायी पीठ का प्रावधान है उसे रद्द कर देना चाहिए। क्या बताया कि इसकी स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949 में। मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में। लेकिन इसके साथ ही जयपुर में भी एक स्थायी पीठ थी, लेकिन सत्यनारायण राव समिति ने 1957 में यह सिफारिश दी कि जयपुर की स्थायी पीठ को समाप्त कर दिया जाए, तो वह समाप्त कर दी गई। मुख्य पीठ की स्थापना जोधपुर में करने की सिफारिश किसने दी थी? BR पटेल समिति ने दी थी। और फिर विरोध बढ़ा और लोगों ने डिमांड की भी जयपुर के लिए भी एक स्थायी पीठ होनी चाहिए और उसी पर 1978 में जयपुर में वापस स्थायी पीठ की स्थापना कर दी गई।
तो राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में। लेकिन एक स्थायी पीठ कहां पर है? जयपुर में। वो पुनः कब स्थापित की गई? 1978 में। स्थायी पीठ कहां पर है? जयपुर में। अब हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। यह कॉलेजियम क्या होता है समझते हैं। भारत के न्यायपालिका के विभिन्न फैसलों में 4 फैसले आए हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला, कब आया? 1982 में। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में। 1993 में जो द्वितीय न्यायाधीश मामला आया उसमें से एक कॉलेजियम व्यवस्था हुई, जिसमें यह कहा गया है कि न्यायपालिका ही न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। जबकि विश्व स्तर पर अधिकतर देशों में यही व्यवस्था है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करती है। तो इसी कॉलेजियम व्यवस्था में यह प्रावधान कर दिया गया कि एक कॉलेजियम की व्यवस्था की गई। 2 तरह की कॉलेजियम है, एक सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है और एक हाई कोर्ट की कॉलेजियम है। कौन शामिल होता है इसमें? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। किसमें? सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में। हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है यह सिफारिश करेगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पहले हाई कोर्ट की कॉलेजियम जो होगी वह सिफारिश भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास। फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है यह सिफारिश भेजेगी विधि मंत्रालय के बाद। विधि मंत्रालय से वह प्रस्ताव जाएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर। अंतिम में राष्ट्रपति उसी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे जिसकी सिफारिश किसने की है? कॉलेजियम ने की है। तो हाईकोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? सर्वप्रथम जो हाईकोर्ट की कॉलेजियम है वह सिफारिश करेगी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को, और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है वह प्रस्ताव भेजेगी फिर कार्यपालिका को। अगर सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को एक बार वापस पुनर्विचार भेज सकती है, लेकिन पुनर्विचार के उपरांत भी कॉलेजियम अगर वापस वही सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति वो सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। तो ये है कॉलेजियम व्यवस्था। इसके थ्रू नियुक्ति होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो स्थानांतरण होता है या ट्रांसफर होता है वह भी कॉलेजियम द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम व्यवस्था करता है। कहां से उत्पत्ति हुई? द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में। फिर तृतीय न्यायाधीश मामला, उसमें इसके संबंधित कुछ क्लैरिटी आई। कब हुआ? 1998 में। और चतुर्थ न्यायाधीश मामला कब हुआ? 2015 में। 2015 में कार्यपालिका ने 99वें संविधान संशोधन के तहत NJAC की स्थापना की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यूपीएससी की तर्ज पर यह कमीशन होगा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करेगा, उनकी सिफारिश करेगा। लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और बोला कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अब हम देखेंगे कि योग्यता क्या होना चाहिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए 3 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। पहली कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके साथ ही उसे भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और तीसरी क्या है? तीसरी यह है कि वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। 3 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। पहली क्या है? कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि वह उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। फिर तीसरी कि उच्च न्यायालय या न्यायालयों, किसी एक उच्च न्यायालय का कारण नहीं है, 2-3 राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी अगर वह वकील रह चुका है 10 वर्ष तक तो वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। फिर उसे शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा राज्य का राज्यपाल। अब हम देखेंगे कि उसके वेतन भत्तों के बारे में क्या प्रावधान है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए वेतन है 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह, और अन्य न्यायाधीशों के लिए 2,25,000 प्रतिमाह वेतन की व्यवस्था है, जो कि
किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है और यह राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। तो इसका क्या मतलब है कि राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, मतलब इस पर राज्य विधानसभा में ना तो मतदान नहीं किया जा सकता लेकिन चर्चा की जा सकती है। कितना वेतन है? मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों का होगा 2,25,000। कौन निर्धारित करेगा इसे? देश की संसद निर्धारित करेगी। कैसे करेगी? एक विधि या अधिनियम के माध्यम से, एक्ट लाकर। लेकिन नियुक्ति के बाद में प्रतिकूल परिवर्तन उसमें से नहीं किया जा सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कौन देता है? वेतन तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा लेकिन पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जो पेंशन मिलती है वह कौन देता है? केंद्र की संचित निधि, केंद्र सरकार देती है। केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है जो उनकी पेंशन होती है। तो केंद्र भी, सरकार भी उनकी पेंशन पर मतदान नहीं कर सकती, केवल संसद में चर्चा कर सकती है उस पर। अब हम देखेंगे कि उसका कार्यकाल और त्यागपत्र के संबंध में क्या प्रावधान है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा का उल्लेख नहीं है लेकिन अधिकतम उम्र सीमा है कि वह 62 वर्ष तक काम कर सकता है। अगर उसके कार्यकाल के संबंध में, आयु के संबंध में प्रश्न उठेगा तो उसका निराकरण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए परामर्श लेगा किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। और राष्ट्रपति ने एक बार जो निर्णय ले लिया वह अंतिम है, उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र सौंपेगा। मैंने बताया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? 62 वर्ष। न्यूनतम उम्र सीमा का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन अधिकतम उम्र सीमा का उल्लेख है कि 62 वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह सीमा 65 वर्ष है लेकिन हाईकोर्ट के लिए 62 वर्ष है। और आयु के प्रश्न का अगर कोई सवाल उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए परामर्श किससे करेगा? CJI ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा और राष्ट्रपति ने जो निर्णय ले लिया वह अंतिम होता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। और त्यागपत्र किसे देगा? मैंने बताया राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। फिर अब हम देखेंगे कि एक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को निष्कासित या पद से हटाया कैसे जाता है। पद से हटाने के संबंध में यह प्रावधान है कि उसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के माध्यम से उन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकता है। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति ही हटाएगा। इसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में प्रावधान किया गया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। क्या प्रक्रिया होगी? सदन में उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो इसके लिए 100 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है और यही अगर प्रस्ताव राज्यसभा से शुरू किया जाएगा तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। उनके समर्थन के बाद सदन का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति को यह पावर है या शक्तियां है कि उस प्रस्ताव को वह स्वीकार करे अथवा रिजेक्ट कर दे। अगर कोई भी इसे स्वीकार करता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह 3 सदस्यीय एक समिति का गठन करेगा। समिति में कौन होगा? अगर प्रस्ताव पास होता है तो क्या करेगा? एक समिति का गठन किया जाएगा। कितने सदस्य? 3 सदस्य, जिसमें होगा या तो CJI, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। दूसरा सदस्य कौन होगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का CJ होगा। तीसरा होगा विधिवेता, प्रसिद्ध विधिवेता होगा। ये 3 सदस्य मिलकर एक समिति का गठन करेगा और जो समिति सिफारिश करेगी उस समिति के जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव के आधार पर फिर संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर लेगा तो न्यायाधीश को उस दिन से हटा हुआ मान लिया जाएगा या उसका कार्यकाल समाप्त मान लिया
जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में अभी तक किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है या किसी को ऐसे प्रस्ताव पास करके हटाया नहीं गया है। ये प्रक्रिया मैंने बताया कहां उल्लेख है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में यह प्रक्रिया का वर्णन है। और प्रक्रिया क्या है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है उन्हें हटाने से संबंधित, और जिस भी सदन में लाया जाएगा, अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो उसके लिए 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और राज्यसभा के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उनके बाद में सदन का अध्यक्ष यह निर्धारित करेगा कि इस प्रस्ताव स्वीकार्य करने योग्य है या नहीं। अगर उसने अस्वीकृत कर दिया तो प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। आपको पता होगा कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ जब प्रस्ताव आया था महाभियोग का तो उन्होंने अस्वीकृत कर दिया था, तो वह प्रस्ताव समाप्त हो गया। और अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उन्हें एक समिति बनानी पड़ेगी और समिति में 3 सदस्य होंगे। कौन? या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा विधिवेता, जो प्रसिद्ध विधिवेता हो। यह समिति सिफारिश करेगी। उसके बाद में संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से इसे पास करना पड़ेगा। फिर जब राष्ट्रपति इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देगा तो उस दिन से ही उस न्यायाधीश को पद समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं। स्थानांतरण कौन करेगा या एक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश से? कॉलेजियम सिफारिश से। ये कॉलेजियम क्या होती है ये मैंने पहले बता दिया। कब उद्गम हुआ इसका? 1993 में द्वितीय न्यायाधीश मामले से इसका शुभारंभ हुआ, जिसमें कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ये डिसाइड करेगी कि किस जज का ट्रांसफर होगा और किस राज्य में ट्रांसफर होगा। फिर राष्ट्रपति लास्ट में स्थानांतरित करते हैं। सिफारिश कौन करेगी? कॉलेजियम करेगी। अब देखेंगे कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। जब हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है, पद रिक्ति है, अथवा वह अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम है या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करेगा हाई कोर्ट में? राष्ट्रपति करेगा। कैसी परिस्थिति में? 3 परिस्थितियों का उल्लेख मैंने बताया। या तो पद रिक्ति, अर्थात पद पर मुख्य न्यायाधीश है ही नहीं, अनुपस्थित अथवा अपने पद पर उपस्थित नहीं है, और तीसरा अगर वह कार्य करने में अक्षम है या सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अब हम देखेंगे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है। एक हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों करनी पड़ सकती है? अगर राजस्थान हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह लगता है कि कोरम की पूर्ति हेतु अतिरिक्त न्यायाधीश की जरूरत है, तो वह किसी भी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस कार्य के लिए बुला सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त है, 2 लोगों से परामर्श करना पड़ेगा, एक भारत के राष्ट्रपति से और दूसरा वह व्यक्ति जिसे कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हाई कोर्ट में कौन नियुक्त करेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसकी स्वीकृति से? राष्ट्रपति की स्वीकृति से, और उस व्यक्ति की स्वीकृति से जो न्यायाधीश बनेगा। इनकी स्वीकृति के बाद में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। लेकिन यह हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, यह ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है ताकि वे अपने पदीय कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सके। सर्वप्रथम है नियुक्ति से संबंधित स्वतंत्रता है। कैसे? कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किन की सिफारिश पर? तो सिफारिश करेगी कॉलेजियम। तो इससे कॉलेजियम की सिफारिश में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है या विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इन्हें नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्रता है। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। एक बार इनकी नियुक्ति होने के बाद में 62 वर्ष तक उन्हें केवल उन्हीं तरीके से हटाया जा सकता है
जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात सदन के दोनों सदनों में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके फिर राष्ट्रपति ही हटा सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और अभी तक एक बार भी ऐसा हुआ नहीं है। तो आप सोचिए, कार्यकाल की भी सुरक्षा है। निश्चित सेवा शर्तें हैं इनकी, क्योंकि इनके सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। कैसे? विधि या अधिनियम के माध्यम से। और एक बार इनकी नियुक्ति हो गई तो पदावधि के दौरान उन्हें प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि एक परिस्थिति में किया जा सकता है, कब? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो, उस समय भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजों के वेतन को कम कर सकता है। ऐसी सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता। अनुच्छेद 360 में जब वित्तीय आपातकाल लगेगा उसी समय कर सकता है, नॉर्मल नहीं। हाईकोर्ट के जो भी व्यय होते हैं, जैसे उनकी वेतन हो गया, प्रशासनिक खर्च हो गया, ये सब राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये मैंने पहले बताया। और जब वे रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन कहां पर भारित होगी? केंद्र की संचित निधि पर भारित होगी। तो यह इनके वेतन भत्तों के हिसाब से इन्हें स्वतंत्रता है। इसके साथ ये कि सेवानिवृत्ति पर वकालत पर रोक है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का एक न्यायाधीश है, वह अगर रिटायर हो जाता है तो वह राजस्थान में वापस वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, किसी और राज्य में या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, लेकिन राज्य में ही अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, जो इसे निष्पक्ष बनाता है। तीसरी है कि यह अपनी अवमानना शक्ति के लिए किसी को दंड दे सकता है। आपको पता होगा कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता इतनी है कि जब उनके ऊपर महाभियोग लग रहा हो संसद में, उसी दौरान उनके ऊपर आरोप तय होते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं। उससे पहले कोई भी व्यक्ति न्यायाधीशों के आचरण पर कोई प्रतिकूल कमेंट या टिप्पणी नहीं कर सकता या आरोप नहीं लगा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अपनी अवमानना शक्ति के तहत उन्हें दंडित कर सकते हैं। यह हाई कोर्ट की स्वतंत्रता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि हाई कोर्ट की शक्तियां क्या क्या होती है। सर्वप्रथम बात करेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जो सीधे हाई कोर्ट से ही शुरुआत होते हैं। ऐसे मामले जो सीधे हाई कोर्ट में ही शुरू होते हैं। जो मामले सीधे हाई कोर्ट से शुरू होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे संसद एवं विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव संबंधी विवाद है वो सीधे हाई कोर्ट से ही शुरू होंगे। तो ये कहां आएंगे? ये इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के आएंगे। दूसरा, रिट क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 226 में। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट जारी कर सकता है। 5 रिट का उल्लेख है और वो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंदर केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट को इस संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त है और वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न केवल मूल अधिकारों की रक्षा हेतु अन्य कार्यों हेतु भी 5 रिट जारी कर सकता है। तो यह उसकी रिट के संबंध में शक्ति है। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत वह विभिन्न सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय और अन्य किसी भी जैसे हाई कोर्ट खुद की सिंगल बेंच के डिसीजन भी सुनता है। ये उसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत एक राज्य में जितने भी जुडिशियरी है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, वो सब हाई कोर्ट के अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वह उसके ऊपर सुपरविजन करता है या उनका पर्यवेक्षण करता है। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत यह है कि हाई कोर्ट के डिसीजन जो है, जो लोअर कोर्ट है या जिला कोर्ट है, वो इनके निर्णयों पर अंगुली नहीं उठा सकते और हाई कोर्ट के जो निर्णय है वो उनके एक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन। देश में केंद्रीय कार्यपालिका हो अथवा केंद्रीय विधायिका हो, राज्य विधायिका या राज्य कार्यपालिका द्वारा जो भी विधान अधिनियम पारित होते हैं या संवैधानिक संशोधन होते हैं केंद्र सरकार द्वारा, उन सभी का देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिव्यू कर सकते हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो भी अधिनियम है, संविधान संशोधन है, उन सभी का रिव्यू ना केवल हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई असंवैधानिक प्रस्ताव, अधिनियम या संविधान संशोधन कर दिया गया है तो वे इन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो सवाल बन सकते हैं। सर्वप्रथम कि राजस्थान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? कैलाशनाथ वांचू का। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? और वर्तमान में सीजे कौन है? ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया? राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? के वर्मा, कमलकांत वर्मा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है यहां से। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? मैंने बताया कैलाशनाथ वांचू का। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बने, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं कैलाशनाथ वांचू। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा? सतीश कुमार मित्तल का। ठीक है। राजस्थान के ऐसे मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया किसने? अमिताभ रॉय ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे और उन्होंने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था। कौन? अमिताभ रॉय। फिर कि ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो विधि आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, कौन? AR लक्ष्मण। विधि आयोग एक वैधानिक आयोग है, वैधानिक आयोग है जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और जो विभिन्न विधि के मामलों में उन्हें सलाह, परामर्श और सिफारिशें देता है। वर्तमान में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है, हाल ही में किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने, ऐसे कौन है? JS वर्मा है। JS वर्मा ऐसे राजस्थान के न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो NHRC के भी अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। कौन? JS वर्मा। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, ऐसे दो हुए, एक कैलाशनाथ वांचू, इसकी बात क्या है, ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर दौलतमल भंडारी, ये भी ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के जो लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। अब लास्ट में कि राजस्थान के वर्तमान सीजे कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलवाई है। पंकज मित्तल। यह इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के वर्तमान सीजे मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। किसने शपथ दिलवाई है? कलराज मिश्र ने। आपको पता है कि शपथ हमने पढ़ा है कि शपथ कौन दिलवाता है? राज्य का राज्यपाल। तो राजस्थान हाई कोर्ट में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।